मेरा नाम राशि है। लड़की जब अपनी ससुराल जाती है तो उसकी आंखों में ढेर सारे सपने होते हैं। उसे लगता है कि अपनी ससुराल में उसे किसी का साथ मिले या ना मिले, मगर अपने पति का साथ जरूर मिलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगर ससुराल में पति नहीं हो तो एक औरत की कोई हैसियत नहीं होती। मेरी शादी हुई तो शुरू शुरू के दिनों में मैं बहुत खुश थी। मेरे पति आरव मेरी बहुत इज्जत करते थे और सास भी अच्छे से पेश आती थी। आरव घर में होते तो मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बहुत मीठा होता। वो मुझे हमेशा अपनी बेटी कहकर बुलाती। वक्त गुजरता गया। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरे पति सोल्जर थे, उनकी छुट्टियां खत्म हो रही थीं और मैं जानती थी कि अब उन्हें जंग पर जाना है। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस थी। वो बहुत ज्यादा खामोश रहने लगे थे। वो बेटी को गले से लगाकर घंटों बैठे रहते थे। मैंने कई बार पूछा था, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं थे। हमारी बेटी प्रीति उनकी जान थी। जिस दिन वो जाने वाले थे, उन्होंने तैयार होकर बेटी को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगे। वो हंस रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरे पति की आंखों में आंसू थे। मुझे लगा वो जा रहे हैं इसलिए रो रहे हैं। उनके जाने पर मैं भी बहुत रोई थी और प्रार्थना कर रही थी कि वो सही सलामत वापस आ जाए। उनके जाने के बाद मैंने खुद को बिजी रखने की कोशिश की। बेटी के साथ वक्त गुजारा, अपने पति की यादों को सीने से लगाकर खुद को संभालना रही। उनको गए हुए अभी 15 दिन ही गुजरे थे। मेरी सास ने मुझे बाजार भेज दिया। कहने लगी कि राशन का कुछ सामान है, वो लेकर आ जाओ, देखकर लाना, सामान महंगा नहीं हो। ये मेरा पहला मौका था जब मैं घर से अकेले निकली थी। जब मैं बाजार पहुंची तो वहां पर हर तरफ चहल पहल थी। लोग खरीदारी कर रहे थे। जब मैं सामान लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी सास किसी से फोन पर बात कर रही थी। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी थी। मैंने सामान लाकर किचन में रख दिया। जैसे ही मैं निकली, अचानक उनकी चीख सुनाई दी, मेरा बेटा आरव। मैं भागकर उनके पास गई। उन्होंने मोबाइल जमीन पर फेंक दिया था। दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठी थीं। आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, कौन था? फोन पर उन्होंने कहा कि बेटा आर्मी ऑफिस से फोन आया था, मेरा बेटा शहीद हो गया। अपनी सास की बात सुनकर जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी कि हाँ बहू, जंग के समय उसे दुश्मनों ने मार दिया। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मैं फौरन भागकर अपने कमरे में गई जहां बेटी सो रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रोने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पति की मौत हो गई। ये खबर जब मेरे मायके पहुंची तो मेरे भैया, जो अभी लंदन से आए थे, वो एयरपोर्ट से सीधा मेरे घर पहुंचे। मुझे देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया। मैं खामोश थी, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे कमरे में कुछ देर के लिए अकेले बिठाया और मेरी सास से अलग में बात करने के लिए चले गए। रात को जब भैया मेरे पास आए तो कहने लगे कि मैं तुम्हें और प्रीति को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आखिर तुम्हें यहाँ क्या करना है? ये जगह अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ जब आरव भी नहीं रहा, तुम किसके सहारे जिंदगी गुजारोगी? मैंने कहा, भैया ये मेरे पति का घर है, यहाँ उनकी खुशबू आती है, तो भला मैं इस घर को कैसे छोड़ दूँ? उन्होंने कहा कि तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो, वो अभी छोटी है और तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैंने कहा, भैया इसलिए तो नहीं जा रही, मेरी बेटी मेरा सहारा है। मैं नहीं चाहती कि उनकी बेटी उनके बिना किसी और जगह पले बढ़े। भैया ने कुछ देर के लिए खामोशी जाहिर की, फिर कहने लगी कि ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद फिर से लंदन चला जाऊंगा। तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन पर बता देना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। भैया कुछ दिनों बाद लंदन वापस चले गए थे, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ पैसे दे गए थे। उन्होंने कहा था, जब तक गवर्नमेंट से पेंशन शुरू नहीं होती तब तक इन पैसों से अपना गुजारा कर लेना। मैंने उन पैसों को संभाल कर अलमारी में रख दिया। अब मैं आरव की विधवा थी। लोग अफसोस करते थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक अजीब सा दुख होता। मुझे लगा ये घर मेरा सहारा बनेगा। मेरी सास मेरे लिए कभी नहीं बदलेंगी, लेकिन उन्होंने तो कुछ ही दिनों बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि तुम मेरे बेटे की विधवा हो, घर से निकलना और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो। मैं मान गई। हालांकि मोहल्ले की कुछ औरतें सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आया करती थीं,
मेरा दुख बांटने के लिए एक दिन मेरी सहेली घर पर आई, मेरी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी। उसके जाने के बाद मेरी सास उससे से भड़क उठी। कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे पति को मरे अभी 1 महीना हुआ है और तुम अपनी सहेली से हंस हंस कर बातें कर रही थी। लोग क्या कहेंगे? मैंने खामोशी से कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं हंस नहीं रही थी। अपनी दोस्त की किसी बात पर मुस्कुरा भी नहीं सकती क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, नहीं मुस्कुरा सकती, तुम अभी नई विधवा हो, तुम्हारे लिए कुछ उसूल है। उस दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि अब इस घर में बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सास ने एक दिन मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया। कहने लगी कि ये मुझे दे दो, अब तुम विधवा हो और विधवा औरत हो, भला तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत? मैंने कहा, मम्मी जी, लेकिन मैं भैया से बात कैसे करूंगी? उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई का फ़ोन आएगा तो मैं खुद उससे बात कर लूंगी। मैं चुप हो गई। कुछ दिन गुजरे थे, मेरी बेटी की तबीयत खराब होने लगी, उसको बुखार आ गया था। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना चाहती हूँ, तो वो भड़क उठी और कहने लगी कि मामूली सा बुखार है, तुम्हें तो बस घर से बाहर निकलने का बहाना चाहिए। एक बात सुन लो, अभी तक तुम्हारे पति की पेंशन का या सरकारी कोई भी पैसा नहीं आया। फिजूल खर्ची कम करो, पानी में कपड़े भिगोकर इसकी पट्टियाँ करो, ठीक हो जाएगा। बुखार में खामोश हो गई और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बेटी की आंखें बंद हो रही थीं। वो सिसकियां लेकर रो रही थीं। मैं अपने पति को याद कर रही थी कि अरव, अगर तुम होते तो हमारी बेटी की ऐसी कंडीशन न होती। मेरे पति के कपड़े अभी जो मेरी अलमारी में रखे हुए थे, मैंने उनको निकालकर लिपट कर रोना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे ये सब एक सपना है और वो अभी मेरे सामने आ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद मेरी सास ने कहा कि अब मुझसे घर का काम नहीं होता, मैं बहुत थक गई हूँ, अब ये सब तुम संभालो। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। मुझे पता था कि ये मुझे परेशान करने की शुरुआत है, लेकिन मेरी नीयत साफ थी। मेरा दिल बेफिक्र था कि मेरे पति की अमानत उनकी बेटी मेरे पास है, मेरे साथ है और मैं अभी भी उनके घर में मौजूद हूँ। मैं जानती थी कि आने वाले समय में मुझ पर कितनी बड़ी परीक्षा आने वाली है, लेकिन मैं तैयार थी, खामोश थी। अब तो मेरी सास ने घर में दाल सब्जी लानी बंद कर दी थी। वो अपने लिए तो होटल से खाना ले आई थी। उनके आगे का खाना अगर बच जाता तो मैं खा लिया करती थी, और कभी कभी तो वो सारा ही खाना खा जाती थी, जिसकी वजह से मुझे भूख का रहना पड़ता था। घर में मौजूद बिस्कुट पानी में मिलाकर अपनी बेटी को दिया करती थी, जिससे उसका पेट भर जाता था, क्योंकि दूध तो अब यहाँ उसके लिए था ही नहीं। मेरी सास ने जब बिस्किट मेरी बेटी को खिलाते हुए देखा तो कहने लगी कि फालतू खर्च करना बंद करो। मैंने कहा, मम्मी जी, पहले तो मैं अपनी बेटी को दूध में बिस्किट डालकर दिया करती थी, लेकिन अब तो पानी में दे रही हूँ। मेरे पास बेटी का पहले का बचा हुआ दूध पाउडर था, मैं वहीं उसे पानी में मिलाकर दे रही थी। तो उस पर भी मेरी सास का कहना था कि बहुत ही अय्याशियाँ हो रही है, किससे इजाज़त ली है दूध का डब्बा खरीदने की। मैंने उन्हें बताया कि मैंने खरीदा नहीं है, पहले का ही रखा हुआ है, मगर उन्होंने फिर भी मेरी ज़रूरत के खर्चों पर रोक लगा दी। अब मेरी बेटी मेरी गोद में सिमट कर सोती थी, वो मेरी ढाल बन गई थी। मेरी सास ने कहा कि कुछ दिन गुजर जाएं तो अपने लिए खुद कमाना शुरू कर देना। अगर कमाओगी नहीं तो बेटी को कैसे पालोगी? मैंने कहा, मम्मी जी, मैं काम कैसे करूँगी? मेरे पास छोटी सी बेटी है और मैं घर कभी तो कितना काम करती हूँ। उन्होंने कहा, तो तूने क्या सोच रखा है कि मैं तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियाँ दूंगी? कुछ दिन गुजरे तो मेरी नंद घर पर आई हुई थी। वो मुझसे नज़रें चुरा रही थी, लेकिन मेरी सास उससे बड़ी खुशी खुशी बातें कर रही थी। कह रही थी कि बेटा, अब तुम ही मेरी अपनी हो, बाकी तो सब मेरे पर आए हैं। ये शब्द सुनकर मैं रोने लगी। मैंने अपनी बेटी को गोद में ले लिया और उसे देखकर खुद को संभालना कि मेरी बेटी ही मेरी ताकत है। दिन बदल रहे थे और मेरे सब्र की हिम्मत अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक दिन अचानक खाना बनाते बनाते मेरी सास ने उस समय कहा कि ये तुम्हारे करने के काम है, आखिर मैं कब तक तुम्हें खिलाती रहूं? मैंने कहा, मम्मी जी, मैं तो पहले ही खाना बनाती थी, आज भी मुझे खाना बनाने में कोई ऐतराज़ नहीं था, बस आपने ही घर में राशन खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर ये राशन कहाँ से आया? मैं कहाँ से खाना बना रही हूँ? मेरी सास मेरे सामने ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे मैं जानती नहीं कि होटल का खाना खा खा कर उनका पेट खराब हो चुका था,
इसलिए उन्होंने घर में थोड़ा सा सामान लाकर रख दिया था। मैं खामोश रही और मैं खुद खाना बनाने में लग गई थी। मेरी सास खाना खा चुकी थी। मैंने खाना ज़्यादा बनाया था। अब मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई थी कि चलते फिरते रोटी के 2-3 टुकड़े खा जाती थी। मैं जैसे ही किचन में उसके लिए रोटी लेने गई तो देखा कि पूरी रोटी सड़ी हुई थी, उसमें से बदबू आ रही थी। मैंने कहा, मम्मी जी, ये कब की पुरानी रोटी है, वो कहाँ है जो मैंने अभी बनाई है? उन्होंने कहा कि ये रोटी भी सही है, अपनी औकात में रहो, जाओ और इसे यही खिलाओ। जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, तुम दोनों के नखरे नहीं उठा सकती। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहीं रोटी उठाकर कमरे में ले गई। बेटी को भूख लगी थी, वो बार बार रोटी को उठाकर खाने लगी। मैंने उसे कई बार मना किया कि बेटा इसे मत खाओ, मगर वो भूखी थी। ये रोटी कई दिनों की थी, मगर पेट भरने के लिए हमें कुछ न कुछ तो खाना ही था। अगले दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी। दोपहर से शाम हो गई थी। मेरी बेटी बिस्तर पर निढाल पड़ी हुई थी। मैं भागकर अपनी सास के पास गई। उनसे कहा कि मम्मी जी, प्रीति की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर चलिए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, थोड़ी देर आराम कराओ, उसको ठीक हो जाएगी। मैंने रोते हुए कहा कि मम्मी जी, अगर उसे कुछ हो गया तो? उन्होंने कहा, चुप कर, तो क्या हो गया, मरती है तो मर जाए, और कान खोलकर सुन ले, तू विधवा है, मैं तुझे घर से निकलने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई, बेटी को गोद में लेकर बैठ गई। वो कांप रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ समय के बाद उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी तो मैं फिर से अपनी सास के पास रिक्वेस्ट करने के लिए गई। मम्मी जी, तो डॉक्टर को यहीं बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, तेरी बेटी को ये सब कुछ दिखावा है, मेरी जेब से पैसे निकलवाना चाहती है, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं, तेरे जैसी बहुत देखी है। मैंने कहा कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो खुद चलकर मेरे कमरे में उसको देख लीजिए, वो बेचारी बहुत तकलीफ में है। उन्होंने मुझे फिर से दूध कार कर भेज दिया। मैंने सोचा कि मैं खामोशी से खुद ही अपनी बेटी को गोद में लेकर घर से निकल जाती हूँ, लेकिन उन्होंने दरवाजे पर पहरा दिया हुआ था। उस दिन मेरी बेटी तड़पती रही। रात भी गुजर गई थी। जब अगला दिन निकला तो मेरी सहेली फिर से मेरे घर आई। उसने दरवाज़ा बजाया तो मेरी सास ने उससे गुस्से में कहा कि अब यहाँ मत आना, राशि के पास समय नहीं है तुमसे बात करने का। वो बेचारी दरवाजे से ही वापस चली गई। मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बेहोशी में चली गई। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मेरी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। आवाज़ धीमी हो चुकी थी। मैं बार बार अपनी बेटी का चेहरा देखती, कभी हाथ थामती, कभी उसके माथे को छूकर देखती। मैं अंदर से कांप रही थी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? सुबह मेरी सास नाश्ता कर रही थी। अपने लिए होटल से चाय और परांठा लेकर आई थी। मैंने कहा, मम्मी जी, थोड़ी सी चाय मुझे भी दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को पिला दूंगी। उन्होंने कहा कि पता है बाजार का नाश्ता है इसमें, क्या मैं खा लूं और क्या तुझे तेरी बेटी के लिए दे दूं? इसमें से कुछ नहीं बचेगा, तुम्हें चाहिए तो अपना बंदोबस्त खुद करो। हमारे ही घर में एक छोटी सी दुकान हो रही थी, उसका किराया आता था। मेरी सास पूरे किराए के पैसे अपने पास रखती थी। वो अपने लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन उन्हें मेरी और मेरी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। मैं पलटकर वापस आ गई। बेटी को अभी भी कोई होश नहीं था। मैंने सोच लिया था कि शाम होते ही किसी भी तरह मैं घर से बाहर निकल जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंची, मेरी सास सामने आ गई और कहने लगी कि कहाँ जा रही हो? मेरी इजाज़त के बिना अगर बाहर जाने की कोशिश की तो दोबारा से इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। मैं उनके कदमों में बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मम्मी जी, मेरी बेटी मर जाएगी, कम से कम उस मासूम से बच्ची का तो ख्याल कीजिए। उन्होंने कहा कि बस करो, एक्टिंग करना। मैं पीछे हट गई, लेकिन दिल में एक तूफान सा उड़ चुका था। प्रीति की हालत बिगड़ रही थी और मैं किसी मदद के बिना बंद कमरे में कैद थी। अब सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना करने के अलावा मेरे पास अपनी बेटी को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने सोच लिया था कि जो सब्र करता है ऊपर वाला हमेशा उसके साथ होता है, लेकिन कब ये मैं नहीं जानती थी। मेरी बेटी का शरीर अब कोई हरकत नहीं कर रहा था। मैंने कई बार उसकी नाक और मुंह को हाथ लगाकर देखा कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं,
लेकिन उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। मैं उसे गले से लगाकर बैठ गई। दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो सास ने बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। उन्होंने कह दिया था कि अगर बाहर कदम रखा तो घर का रास्ता भूल जाना। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल में सिर्फ एक क्रिकवज थी कि बस मेरी बेटी बच जाए। मैं बस प्रीति के पास बैठ गई और हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी। अगला दिन निकल आया था। रोशनी धीमी धीमी फैल रही थी। मेरी सास ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे ताना देते हुए अंदाज में कहने लगी कि रोने धोने से कुछ नहीं होता, तू माँ बनने के लायक ही नहीं थी। मैंने कहा, अगर आप दवाइयाँ मंगवा देती तो शायद ऐसा नहीं होता। वो वहाँ से चली गईं। मैंने देखा कि वो नाश्ता कर रही थी। मैं फिर से प्रार्थना करने लगी और बार बार उसके चेहरे को देखती रही। उसकी आंखें तो नहीं खुली थीं, लेकिन ठंडे शरीर पर पसीना आने लगा। मैंने दोबारा उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी शुरू कर दीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत बेहतर हो रही है। उसी दौरान घर के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए गई, उन्होंने आवाज़ लगाई और कहा कि कौन है। जब कोई जवाब नहीं आया तो चिल्लाकर कहने लगी, अरे तुम लोगों को कैसे बताएं कि हम किसी से नहीं मिलते। मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन सास पहले ही रास्ता रोक चुकी थी। मुझे लगा कि शायद फिर से मेरी सहेली आ गई है, वो मेरी मदद कर दे मेरी बेटी को अस्पताल ले जाने में। मगर सास मेरे रास्ते की रुकावट बनी हुई थी। कहने लगी कि वापस जाओ, अंदर खबरदार। जो किसी से मिलने की कोशिश की, मैं वापस कमरे में आ गई। किचन से बदबू आने लगी। मैं जाकर सफाई करना चाहती थी तो सास ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि तुम्हें हमेशा यही दुख रहता है ना कि मैं खाती हूँ और तुम्हें नहीं देती। तुम्हारी बेटी बीमार है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने कहा, मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसके लिए दवाइयाँ और उसके दूध का इंतज़ाम कर दीजिए। वो कई दिनों से भूखी है। मैं उसको पानी पीला पीला कर जिंदा रख रही हूँ, वरना तो वो कब की मर जाती। वो खामोश हो गई और वहाँ से चली गई। मैं भी अपनी बेटी के पास आ गई थी। शाम तक प्रीति ने हल्की आवाज़ में पानी मांगा। मैंने जल्दी से उसे पानी पिलाया। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। एक लम्हे के लिए लगा कि मेरी प्रार्थना कबूल हो गई। मैं फ़ौरन किचन में गई तो देखा कि वहाँ 2 आलू पड़े हुए थे। मैंने जल्दी से उनको उबाला और नमक लगाकर वहीं अपनी बेटी को खिला दिए। यह बात मेरी सास को नहीं पता थी। उस समय वो सो रही थी, वरना बहुत ही हंगामा करती। उसके पेट में कुछ सहारा हो गया था। रात के समय मेरी सास किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मुझे सिर्फ इतनी आवाज़ आई, उन्होंने कहा कि अब यह भी मर जाएगी तो मुझे सुकून हो जाएगा। मैं रोने लगी थी और ऊपर वाले से शिकायत करने लगी कि आप तो सब कुछ सुन रहे हो, मैं बेबस हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। मैं सारी रात उसके पाँव सहलाती रही और ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही। पिछले कई दिनों से मैं ऐसा ही कर रही थी। ऊपर वाले के अलावा मेरे पास कोई दूसरा आसरा नहीं था। किचन से बर्तनों की आवाज़ आई। शायद मेरी सास अपने लिए कुछ बना रही थी। मैं सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर रही थी कि बस मेरी बेटी जिंदा रहे। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। वो मेरे पति की आखिरी निशानी है और मैं उसको सही सलामत अपने साथ रखना चाहती हूँ। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई, जोर जोर से। मेरी सास चौंक गई और तेजी से दरवाजे की तरफ गई। जोर से कहने लगी कि अब कौन आ गया दरवाजे पर। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखा तो उनका शरीर जैसे पत्थर का बन गया हो। वो पल भर के लिए खामोश हो गई। चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। मैं कमरे से निकली तो सास की नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थीं। मैंने कहा, कौन है? उनके होंठ कांपने लगे कि ये तो अरव है। उनकी बात सुनकर मैं भी दरवाजे की तरफ पड़ी, लेकिन सास ने हाथ के इशारे से रोकने की कोशिश की। दरवाज़ा पूरी तरह से खुला और सामने अरव खड़े हुए थे। अपनी वर्दी में उनके चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में वही चमक जिंदा थी। मैं भी 1 मिनट के लिए कुछ न समझ सकी और पलक झपकने की कोशिश करने लगी। मेरे कदम लड़खड़ा गए कि अरव। वो एक लम्हे को खामोश रहे, फिर आगे बढ़े और कहने लगे कि हाँ राशि, मैं हूँ। मैं ज़मीन पर बैठ गई और उन्हें देखकर रोने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे सामने जिंदा हैं। वो अंदर आए और बेटी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि ये बीमार लग रही है। उन्होंने झुककर बेटी के माथे को छुआ और कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे पापा आ गए।
मैंने अपनी सास की तरफ देखा। वो एक तरफ खामोश खड़ी हुई थी, जैसे उनकी जुबान बंद हो चुकी हो। आरव ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैंने एक नज़र अपनी सास की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया गया, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। प्रीति बीमार है, तुमने उसे दवा क्यों नहीं दिलाई? मैंने कहा, क्योंकि दवाई दिलाने के लिए मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उनका चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, और आप मम्मी, आपको इतनी भी परवाह नहीं थी कि आपकी पोती की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने नज़रें चुरा लीं। आरव ने जल्दी से प्रीति को उठाया और कहने लगे कि मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। मैं भी खामोश रही। आरव के साथ अस्पताल चली गई। इलाज के बाद मेरी बेटी की हालत कुछ संभली थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को इलाज की बहुत ज़रूरत है। 24 घंटे इसके लिए बहुत ज़रूरी है। दवाई टाइम पर देनी है और खान पान का भी खौफ ध्यान रखना है। आराम ज़रूरी है। आरव अस्पताल के कमरे में बैठे हुए थे, कभी बेटी की तरफ देखते तो कभी मुझे। उन्होंने कहा कि राशे, तुमने उसे ऐसा भी क्या खिला दिया जब वो इतनी बीमार हो गई? तुम्हें नज़र नहीं आता था कि वो क्या खा रही है? मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। वो कहने लगे कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने धीरे से कहा कि मैंने तो खुद उसके हाथ से वो रोटी छीनने की कोशिश की जो सड़ चुकी थी, लेकिन वो भूखी थी। कई बार मना करने के बावजूद भी खा गई। उन्होंने कहा कि भूखी क्यों थी? खाना तो तुम बनाती हो। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो खामोश हो गए और कहने लगे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे कीन अटैक कर सकती थी। मैंने कहा, कैसे बताती? मेरे पास मोबाइल नहीं था। आपके जाने के बाद आपकी माँ ने मुझे आपकी विधवा बनाकर रखा और मोबाइल भी छीन लिया। उन्होंने कहा था कि विधवा औरतें किसी से मिलती नहीं, घर से बाहर नहीं निकलती। मेरी बात सुनकर आरव के चेहरे का रंग बदलने लगा। कहने लगे कि ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कहा, कैसे बताती, आप तो मर चुके थे, शहीद हो गए थे। आरव घबरा गए। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कह रही हो। मुझे अभी आर्मी ऑफिस से पता चला कि मेरी मौत की खबर गलत फहमी थी। हकीकत में मेरी खबर लापता होने की दी गई थी और लाश का भी कुछ पता नहीं चला था। फिर ये छोटी सी बात तुम्हें कैसे पता चल गई? मैंने कहा, यही तो सवाल है आरव। जिस दिन आपके मरने की खबर आई, मम्मी जी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थीं और उन्होंने खुद मुझे इस बारे में बताया। वो बुरी तरह से रो रही थीं। उन्होंने बताया कि तुम जंग के समय दुश्मनों के हाथों मर चुके हो। वो पूरी तरह से खामोश हो गए और उठकर बाहर चले गए। कुछ देर के बाद वापस आए तो कहने लगे कि डॉक्टर कह रहे हैं कि बेटी ने कोई जहरीला खाना खाया है, जैसे खराब, सड़ा हुआ। कंडीशन अब संभल रही है, लेकिन आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने सर हिला दिया। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताओ, मम्मी का बिहेवियर तुम्हारे साथ इतना सख्त कब से हो गया? मैंने उनको बताया कि जिस दिन भैया वापस गए, उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव आया। फिर उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए और फिर खाने पीने पर रोक लगा दी। आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें तकलीफ क्यों देना चाहेंगी? आरव, मैंने कई बार सोचा लेकिन कभी समझ नहीं आया। लेकिन अब लगता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा है जो हमें नहीं बताया गया। आरव ने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकती है। उन्होंने मुझे पाला है, लेकिन माँ सिर्फ पालने से नहीं बनती और सच छुपाने से भी नहीं। उन्होंने बताया कि जब मैं दुश्मन के कब्जे में था तो 6 महीने तक एक गुफा में कैद रहा। यही सोचता रहा कि तुम दोनों कैसी होगी, तुम्हें तुम्हारे लापता होने की खबर मिली होगी या नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने उनके हाथ को थाम लिया और कहा कि अब आप वापस आ गए हो, सबसे बड़ी बात यही है, लेकिन अब हमें सच तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी ऑफिस से बात करके इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवाऊंगा और ये भी कि वो फ़ोन किस नंबर पर गया था। मैंने उनको बताया कि एक दिन मेरी सहेली ने मम्मी जी को फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। उन्होंने कहा था कि अब सुकून से ज़िंदगी गुजरेगी। आरव ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इस बात को ध्यान से सुन रहे हों। उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हें
और प्रीति को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहां तुम सलामत नहीं हो। मैंने धीरे से कहा कि मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और बेटी के लिए उसकी ज़रूरत का सारा सामान, ताकि उसे अब दोबारा से बीमार न होना पड़े। उन्होंने कहा कि तुम परवाह मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सच जानकर ही रहूंगा। हमने फैसला कर लिया था कि अब धोखा सहने का समय खत्म हो चुका है। अब हिसाब लेने का वक्त है, और उस सच का जो हमें दोनों को एक दूसरे से दूर रखा गया। बेटी डिस्चार्ज हुई। हम घर पहुंचे तो घर का माहौल सुकून वाला था, लेकिन असली खामोशी के पीछे एक सवाल खड़ा हुआ था। आरव हमेशा खोई खोई से रहते थे। प्रीति की तबीयत ठीक हो रही थी। मैंने कुछ दिनों के लिए किचन की जिम्मेदारी फिर से संभाल ली थी, मगर इस बार आरव की मौजूदगी का फर्क साफ पता चल रहा था। मेरी सास अब मुझसे कम बोलती थी और पति के सामने तो भरपूर कोशिश करती थी कि अच्छी बनकर रहें। एक शाम आरव घर से बाहर गए हुए थे और मैं अपने कमरे में मौजूद थी। मेरी सास किसी से फ़ोन पर बात कर रही थीं। मुझे जैसे ही उनके बात करने की आवाज़ आई तो मैं उनकी बातें सुनने के लिए उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने खुद जानकारी निकलवाई थी। आर्मी ऑफिस से पता चला था कि वो लापता हो गया। मुझे लगा कि मर ही गया होगा। उसके मरने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होने वाला था। मैंने सोचा कि इसकी बेटी और पत्नी को इतना परेशान करूंगी कि या तो ये लोग मर जाएंगे या फिर ये लोग यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। उस हिसाब से ही सारी जायदाद और घर सब कुछ मेरा हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर तो मेरे कदम वहीं थम गए थे। अगले शब्द और भी ज्यादा चौंका देने वाले थे। उन्होंने कहा था कि राशि को विधवा बनाकर रखना है और उसकी बेटी को भी काबू में रखना है। आरव का सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा, मगर उसने तो वापस आकर सारा प्लान ही चौपट कर दिया। मुझे उनकी सारी बातें सुनकर डर लगने लगा। मैं फौरन भागकर अपने कमरे में आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो औरत थी जिसे मैं माँ कहती रही, जिसे मैंने अपने पति की माँ समझकर इज्जत दी। शाम को जब आरव घर वापस आए तो मैंने उनको ये सब कुछ बता दिया और उनको ये भी बताया कि ये सब मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम्हारी माँ कह रही थीं कि उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे मरने की खबर उड़ाई ताकि वो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर सके। आरव ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हैरानी थी, जैसे यकीन ना कर पा रहे हों। उन्होंने कहा कि राशि, तुमने शायद गलत सुना होगा। ये सब कुछ जितना मेरा है उतना उनका भी है। मैंने कहा कि अब मुझे उनकी बातें कोई और बताता तो शायद मैं यकीन न करती, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थीं। आरव कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि वो बिहेवियर की थोड़ी कड़क है और कभी कभी अपने ईगो में बहक भी जाती है, लेकिन इतना बड़ा धोखा। अगर तुम्हें अब भी शक है तो किसी तीसरे से सच का पता लगाओ। आरव खामोश हो गए। वो सच मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं उन्हें टाल भी नहीं सकती थी। अगले दिन एक पुराना चेहरा हमारे दरवाजे पर आया। धोबी, जिसका नाम मोहन था, जो बरसों से मेरे पति के कीमती कपड़े धोया करता था, वो काफी समय से गायब था और अचानक जब यहाँ आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। चेहरे पर झिझक थी। उसने मेरे पति को दरवाजे पर खड़े हुए देख लिया तो कहने लगा कि आरव भैया, कैसे हो, आप वापस आ गए। आरव ने दरवाजे पर खड़े होकर उससे काफी देर तक बातचीत की। मुझे आवाज लगाई कि चाय बना दो। मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। जब वापस आई तो उन्होंने मोहन को आंगन में बिठा लिया था और वो दोनों एक तरफ बैठकर बातें कर रहे थे। मोहन ने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया कि भैया जी, आपके जाने के कुछ दिनों के बाद ही आर्मी ऑफिस से फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि आपकी कोई खबर नहीं, आप लापता हो गए हो। आरव ने उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता कि घर पर आर्मी ऑफिस से फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि उस दिन मैं अम्मा जी के कपड़े उनको देने के लिए आया था। वो अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकाल रही थीं, तभी अचानक आर्मी ऑफिस से फ़ोन आ गया। उन्होंने बात की तो यही कहा कि आपके गुमशुदा होने की रिपोर्ट मिली है। मैंने उनको फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको मृत घोषित कर दिया जाए तो आपकी सारी जायदाद उनके नाम लग जाएगी, आपका कोई वारिस नहीं बचेगा। मैंने एक दिन अम्मा जी से कहा भी था कि हो सकता है कि आप वापस आ जाएं, तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहने लगीं कि मोहन, वो अब वापस नहीं आएगा। गायब होने का मतलब ही है कि वो मर गया। बस जितना मैं कह रही हूँ
उतना ही दूसरों को बताना, वरना आइंदा यहाँ के कपड़े तुझे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर तो आरव को गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा कि भैया जी, मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा कि अम्मा जी बहुत झूठ बोलती हैं। खबर आपके गायब होने की आई थी, लेकिन उन्होंने सबको यही बताया कि आप शहीद हो गए। मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, इसलिए काफ़ी समय से मैं यहाँ नहीं आ रहा था। जब मैंने यहाँ से गुजरते हुए आपको देखा तो बड़ी खुशी हुई कि आप तो सही सलामत हो। उन्होंने मोहन से कहा कि तुमने मुझे जो भी बताया वो सब कुछ बहुत अहम है। मैं जान गया हूँ कि सच क्या है। मोहन तो चाय पीने के बाद वहाँ से चला गया था। यहाँ तक कि उसने इतना भी कह दिया था कि अगर आप गवाही देने के लिए कहेंगे तो मैं गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। आरव ने रात के समय मुझसे कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। राशि, तुमने जो सहा उसका कोई हिसाब नहीं है और मुझे अपनी माँ की हकीकत देर से पता चली। मैंने कहा, अब हम दोनों एक साथ हैं, ऊपर वाला खुद इंसाफ करेगा। उस दिन के बाद मेरे पति के सामने उनकी माँ की हकीकत आ गई थी, इसलिए सब कुछ पता चल गया था कि झूठ है। ये बेटे का रिश्ता भी एक झूठा था, एक धोखा था जो अब पर्दे से निकलकर सामने आ चुका था। सच्चाई की रोशनी में हमने अपना अगला रास्ता देखा। शाम का समय था जब आरव छत पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो कि पहली नजर आता था। मेरे पति ने मुझे आवाज़ लगाई और पूछा, माँ घर पर है? मैंने कहा कि मम्मी जी अपने कमरे में हैं। उन्होंने कहा कि मैं बस उनसे बात करना चाहता हूँ, अब मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। आरव उठे और धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाज़ा खुला तो मेरी सास अलमारी में कुछ तलाश कर रही थी। आरव बिना कोई आहट किए कमरे के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं जान गया हूँ। इतना सुनकर मेरी सास ने जल्दी से आरव की तरफ देखा और कहा कि बेटा क्या हुआ, क्या जान गए हो तुम? उन्होंने कहा कि वही जो आपने किया माँ, मुझे सब पता चल गया। मोहन ने भी मुझे सब कुछ बता दिया और राशि ने भी खुद आपकी बातें सुन ली थीं। आपने मेरे लापता होने की खबर को मेरी मौत की खबर में बदल दिया, सिर्फ इसलिए ताकि आप मेरी जायदाद पर कब्जा कर सकें। मेरी सास कुछ देर तक खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी कि हाँ। इतना सुनकर आरव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम अब कभी वापस नहीं आओगे। आखिर मैंने गलत क्या किया? उन्होंने कहा कि आपने गलत ये किया कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी को भूखा रखा, उन्हें परेशान किया सिर्फ इसलिए कि आपके नाम पर ये घर और गांव की ज़मीन लग जाएगी। अब इस घर की असली वारिस मेरी बेटी है। आप माँ होने का हक खो चुकी हो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ